अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 44 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, पेज नंबर 133 पे। आज प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा डिटेल में सारा कुछ। आज हम लोगों ने पढ़नी है हार्मोन की क्लासिफिकेशन केमिकल नेचर के लिहाज से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन दी केमिकल नेचर, के हार्मोन्स केमिकल नेचर के लिहाज से किस किस तरह क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स की तीन क्लासिफिकेशन है केमिकल्स के लिहाज से, उसकी केमिकल नेचर के लिहाज से। वो हार्मोन चाहे तो वो स्टेरॉइड का बना हुआ होता है, या वो हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, या फिर वो अमीनो एसिड का कोई ना कोई डेरिवेटिव होता है। जो हार्मोन्स होते हैं जितने भी आप लोगों ने पीछे डिटेल में पढ़े होंगे, ग्रोथ हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इंसुलिन, ये जितने भी हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, ये तीन चीजों के बने हुए होते हैं। या तो वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बने हुए होते हैं, या फिर वो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, या फिर वो डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड है, मतलब किसी ना किसी अमीनो एसिड की डेरिवेटिव से बने हुए होते हैं, ठीक है। तीन तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन तीन तरह की होती है, या तो कोलेस्ट्रॉल से, या वो प्रोटीन से, या अमीनो एसिड की कोई ना कोई डेरिवेटिव होती है। तो पेज नंबर 133 पे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन दी केमिकल नेचर। केमिकली द मोस्ट हार्मोन्स बिलोंग टू वन ऑफ द थ्री मेजर ग्रुप्स। केमिकली, केमिकल के लिहाज से, वो हार्मोन की केमिकल के लिहाज से तीन मेजर ग्रुप्स के अंदर ये हार्मोन बिलोंग करते हैं। वो तीन मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, और थर्डली डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड हार्मोन। एक की उन्होंने एग्जांपल दी है विच इज ट्रायोसिन, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की। पहले हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो से हैं वो या तो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, इस वजह से इसको स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड वाला हार्मोन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सा हार्मोन है ये स्टेरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। लोग रीड कर लेते हैं। दीज आर हार्मोन्स फॉर्म फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव्स, के ये वो हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, या फिर उनकी कोई ना कोई डेरिवेटिव से बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। Steroid hormones help control metabolism, inflammation, in immune function, salt and water balance, development of sexual characteristics। अब इन स्टेरॉइड हार्मोन्स का क्या काम है? जितने भी हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, जितने भी हार्मोन्स जिनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, उनका खास काम क्या होता है? उनका मेन काम क्या होता है? वो मेन काम जो से होते हैं वो होती है मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश वगैरह, इम्यून में बहुत, इम्यून सिस्टम में उनके बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं, डिफेंस सिस्टम जिसे हम बेसिकली कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर सॉल्ट के बैलेंस के लिए, वाटर के बैलेंस के लिए स्टेरॉइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल के अंदर जितनी भी होती है वो कंट्रोल कौन से हार्मोन कर रहे होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स कर रहे होते हैं, ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 134 पे। दीज आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड, ठीक है। ये कौन से हार्मोन्स हैं? ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। ये इन हार्मोन्स के हम लोग आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन हार्मोन्स हैं? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स कौन से हैं? प्रोटीन हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ज्यादातर जो से ये प्रोटीन हार्मोन्स हैं, ये ज्यादातर पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हुए हुए हैं। ज्यादातर जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं या पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड वाले हार्मोन्स की। तो वो उन हार्मोन्स की एग्जांपल कौन कौन सी? डोपामाइन, एड्रीनालाइन, ट्रायोसाइन, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हम लोग इधर नेम्स मेंशन है हार्मोन्स के, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हार्मोनल एक्शंस की, कि ये हार्मोन्स कहाँ जाकर काम करते हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिक जगह पर काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। हार्मोनल एक्शंस। हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन दी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, कि हार्मोन डायरेक्ट जाकर अगर हम लोग अपने जिस्म में एक हार्मोन डाल रहे हैं तो वो डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर होके, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होके एक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? फर्स्ट दी हार्मोन कंबाइंस विद द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सबसे पहले वो हार्मोन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा, जुड़ेगा, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहाँ होता है? ये सेल मेम्ब्रेन जो
सा है ना उसके ट्रांस मेम्ब्रेन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आसपास उसके अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसके अक्रॉस पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन पर ना पाए जाएं बल्कि उसके अक्रॉस एग्जिस्ट करें, ऐसे रिसेप्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो बात हम लोग ये कर रहे हैं कि हार्मोन डायरेक्टली सेलुलर स्ट्रक्चर पर एक्ट नहीं करती, बल्कि सबसे पहले ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होती है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। फिर क्या करती है, These hormone receptor complex induces various changes और reactions in the target cell। फिर जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब ये जोटा सा बन जाता है, फिर जाके ये टारगेट सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर हम लोगों ने चेंजेस लानी होती है, उसको तब्दील करता है, उसको इफेक्ट वगैरह फंक्शंस वगैरह देता है। दी हार्मोन रिसेप्टर आर सिचुएटेड आइदर इन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। अब जो वो कॉम्प्लेक्स बना था, जब वो हार्मोन और रिसेप्टर आपस में मिले थे, वो किन किन जगह पर पाए जा सकते हैं, वो या तो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, या फिर न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। इन तीन जगह पर ये कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ प्रोटीन्स हार्मोन आर सिचुएटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो रिसेप्टर्स थे, बेसिकली इधर रिसेप्टर नहीं, हम लोग कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था, अगर वो प्रोटीन का होगा तो वो कहाँ पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। अगर वो हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो अगर स्टेरॉइड का बना हुआ होगा, या वो रिसेप्टर स्टेरॉइड हार्मोन का बना हुआ होगा, तो वो कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। रिसेप्टर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और अगर थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे तो वो कहाँ पाए जाएंगे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। तीनों का फर्क आप लोगों को पता चल गया कि अगर प्रोटीन वाला हार्मोन होगा तो वो सेल में कहाँ पाया जाएगा, सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। अगर वो स्टेरॉइड हार्मोन वाला रिसेप्टर होगा तो वो कहाँ पाया जाएगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। और अगर थायराइड हार्मोन वाला रिसेप्टर होगा तो वो कहाँ पाया जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। आगे हम लोग दो डेफिनेशंस देख लेते हैं, डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन। जनरली व्हेन अ हार्मोन इज सेक्रेटेड इन एक्सेस, जब कोई हार्मोन बहुत ज्यादा तादाद में रिलीज किया जाता है, द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ दैट हार्मोन डिक्रीज इन दिस प्रोसेस, तो उसी हार्मोन के जो से रिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, इस अमल को हम लोग डाउन रेगुलेशन कहते हैं। जब हम लोग हार्मोन की बहुत ज्यादा एक्सेसमेंट कर देते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा एक हार्मोन का इंटेक कर देते हैं, तो उससे हमारे जिस्म के अंदर जो उस हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो वो रिसेप्टर्स कम होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीज व्हिच इज कॉल्ड अप रेगुलेशन। और जब हम लोग डेफिशिएंसी करें, उस हार्मोन के इंटेक को कम करें, जरूरत से कम इस्तेमाल करें, तो उससे जो है उस हार्मोन के रिसेप्टर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अप रेगुलेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स कैन नॉट एंटर द सेल सो एक्ट विया सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रोड्यूसिंग देयर इफेक्ट्स बाय सेकंड मैसेंजर्स। जो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं, जो उनके हार्मोन्स हम लोग अगर कह लें, ठीक है, वो अगर हार्मोन्स है ना, वो सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते। हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कि सेल्स डज नॉट एक्ट डायरेक्टली इनटू द सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर डायरेक्टली एक्ट नहीं करते। इनको सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की मदद से एंट्रेंस मिलती है। क्या बनाते हैं, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं सेकंड मैसेंजर के तौर पर, ठीक है, विच आर एक्टिवेटेड इन द सेल एज सून एज द हार्मोन्स बाइंड टू द रिसेप्टर। जो सेल के अंदर तभी एक्टिवेट होता है जब वो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। प्रोटीन और पेप्टाइड्स वाले जो से हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, उनको एक सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है जिसके साथ मिलकर वो कॉम्प्लेक्स बना के फिर सेल के अंदर एंटर होते हैं। थस पेप्टाइड हार्मोन्स कैन प्रोड्यूस क्वाइट रैपिड रिस्पॉन्सेज। इसी वजह से जो पेप्टाइड हार्मोन्स जो से होते हैं वो एक रैपिड रिस्पॉन्स, एक जल्दी से रिस्पॉन्स दे देते हैं। स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स बाय कंट्रास्ट, इनके मुकाबले जो स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स होते हैं कैन एंटर द सेल एंड बाइंड टू इंट्रासेलुलर receptors producing their effects by stimulating the production of new proteins। लेकिन इनके बरक्स अगर हम लोग स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो वो सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और अंदर दाखिल होने के बाद ये क्या करते हैं, सेल के अंदर मौजूद जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं अपना इफेक्ट किसके ऊपर, प्रोटीन बनाने के ऊपर, ठीक है।
There is therefore a relatively long lag period before the responses of these hormones is seen. तो ये वाले हार्मोन है, कौन से वाले, स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन, तो इनके रिस्पॉन्स को, इनके इफेक्ट को देखने के लिए काफ़ी एक टाइम पीरियड लगता है, एक लंबा गैप लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड्स वाले हार्मोन्स हैं, उनका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा जल्दी नजर आ जाता है एज कम्पेयर टू स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स। स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स का इफेक्ट हमें बाद में नजर आता है, क्यों? क्योंकि वो पहले स्टिमुलेट करेंगे प्रोटीन बनाने वाले अमल को, फिर जाके इनके इफेक्ट्स प्रोमिनेंट होंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 135 पे। हम लोग अपना फर्स्ट हार्मोन डिस्कस करने लगे हैं विच इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन से आप लोगों को पता चल रहा है ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ में हिस्सा ले, उस हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो नशोनुमा करवाए, इंसानी जिस्म की या किसी भी चीज की ग्रोथ करवाए, नशोनुमा करवाए, उस हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि हर हार्मोन जो होता है ना, उसकी कोई ना कोई क्लासिफिकेशन है, वो या तो पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन का बना होगा, या स्टेरॉइड हार्मोन का बना होगा, या थायराइड हार्मोन मतलब डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड्स होगा। तो जो हम लोग अब डिस्कस करने लगे हैं हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तो आप लोगों को पता होगा ये पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, मतलब प्रोटीन से बना हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। मोस्टली जो प्रोटीन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। That stimulates growth, cell production and regeneration in humans and other animals. ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है कि ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, नशोनुमा को बढ़ाता है, सेल की रिप्रोडक्शन करवाता है, हमारे जिस्म के अंदर सेल्स की तादाद को बढ़ाता है, रीजनरेशन करवाता है इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर। ग्रोथ हार्मोन इज एन 191 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड दैट इज सिंथेसाइज्ड, स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स हाफ लाइफ इज अबाउट 20 मिनट्स। तो जो ग्रोथ हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं वो 20 मिनट तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और इनकी ये टाइप कौन सी है, ये 191 अमाइनो एसिड वाले ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और ये सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, एक सिंगल चेन पर मुश्तमिल होते हैं। ये सिंथेसाइज भी हो सकते हैं, इसके अलावा स्टोर भी हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये कि ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं, रिलीज कहाँ से होते हैं। तो ये आप लोगों को पता हो कि ये वाला जो सा हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कुछ ऐसे हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो आप लोगों को ये पता हो कि ग्रोथ हार्मोन जो सा है GH वाला जो सा हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और अमाइनो एसिड इसका कौन सा, 191 वाला अमाइनो एसिड है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नॉर्मल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी कैन जनरली बी डिस्क्राइब्ड एज एनाबॉलिक। अब जो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उसके ऊपर जो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है वो बेसिकली एनाबॉलिक है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेसेस हैं, एक एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये होता है कि छोटे छोटे मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैटाबॉलिज्म में वही मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटों में वही बड़ा मॉलिक्यूल छोटों में टूटता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इफेक्ट जो सा बेसिकली एनाबॉलिक इफेक्ट है। लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स बाय इंटरेक्टिंग विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। तो ऊपर मैं बता चुकी हूँ आप लोगों के जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली सेल स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक सेकेंड मैसेंजर की मदद से रिसेप्टर के साथ कंबाइन होकर फिर एंटर होते हैं, फिर अपना इफेक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, तो ये भी क्या करेगा, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट सेल के साथ नहीं करेगा बल्कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा, इंटरेक्ट होगा और फिर जाके सेल की सरफेस पर एक्ट करेगा, ठीक है। इंक्रीज हाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज द मोस्ट वाइडली नॉन इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। बचपन में हाइट का इंक्रीज होना किस इफेक्ट की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की इफेक्ट की वजह से होता है। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन हैज अ प्रीडोमिनेटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स। के ग्रोथ हार्मोन का अगर हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट देखें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं या हमारे कार्डिक मसल्स जो हमारे दिल के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे हड्डियों के साथ मसल्स अटैच होते हैं उनको हम लोग स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दोनों मसल्स का पता चल गया। कार्डिक मसल्स ऐसे मसल्स जो दिल के साथ होंगे, दिल वाले मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हैं, और जो हड्डियों के साथ
जुड़े होते हैं, स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, उन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन मसल्स और कार्डिक मसल्स के ऊपर जितना भी इफेक्ट होता है, जितनी भी ग्रोथ होती है वो किस वजह से हो रही होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रही होती है। इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं किसकी सिंथेसिस को, प्रोटीन को, आरएनए को, डीएनए को। क्यों? क्योंकि खुद प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इट प्रोमोट्स अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल, गिव अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर एंटर करवाता है। इट डिक्रीजेस द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइजेस फ्री फैटी एसिड्स टू सप्लाई एनर्जी। ये कैटाबॉलिज्म प्रोटीन के तोड़ने के अमल को कम करता है, प्रोटीन के जोड़ने के अमल को तेज करता है। क्यों? मैंने बताया कि प्रोटीन हार्मोन्स या फिर ग्रोथ हार्मोन जो सा ये एनाबॉलिक इन नेचर है। एनाबॉलिक इन नेचर है तो कैटाबॉलिज्म नहीं करवाएगा बल्कि एनाबॉलिज्म करवाएगा, मतलब प्रोटीन को बनाएगा, प्रोटीन को तोड़ेगा नहीं, प्रोटीन के टूटने के अमल को कम करेगा, प्रोटीन के बनने के अमल को बढ़ाएगा। सिंथेसाइज प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, समझ आ गई है ना सारी। इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस दैट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज विद इन अ नॉर्मल रेंज। ग्रोथ हार्मोन एक इतना अहम केमिकल है कि ये हमारे जिस्म के अंदर हमारे खून के अंदर, हमारे जिस्म के खून के अंदर ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज को मेंटेन रखा है, ना ग्लूकोज को ज्यादा होने देता है ना ग्लूकोज को कम होने देता है। डायबिटीज, मेलाइटिस वगैरह जितनी भी ये बीमारी होती है ना, खून वगैरह, खून के अंदर ग्लूकोज की वजह से जितनी भी बीमारी वगैरह होती है ना, ये सारी की सारी ग्रोथ हार्मोन की कमी या ज्यादती की वजह से होती है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज ऑफन सेड टू हैव एंटी इंसुलिन एक्टिविटी। तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन है उसके पास एक एंटी इंसुलिन एक्टिविटी है कि मतलब वो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उससे हम लोगों के अंदर इंसुलिन की मिकदार कम ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत सी बीमारियां ग्लूकोज की कमियां ज़्यादा की वजह से हो सकती हैं। इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म के, फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स हैं। ग्रोथ हार्मोन एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट बाय स्टिमुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन ना हो और ऑक्सीडेशन और एडिपोज टिश्यू की ऑक्सीडेशन ना हो तो हम लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं। तो इस वजह से ये हार्मोन क्या करता है, फैट की यूटिलाइजेशन करता है। हमारे जिस्म के अंदर अगर फैट की यूटिलाइजेशन नहीं होगी, फैट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, हमारी थाइस बहुत ज़्यादा मोटी हो सकती है, हमारा पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल सकता है। तो इस वजह से फैट की यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो फैट की यूटिलाइजेशन कैसे होती है? फैट की यूटिलाइजेशन तब होगी जब ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा और एडिपोज टिश्यू की ऑक्सीडेशन होगी, और ये दोनों चीजें कौन स्टिमुलेट करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है। इस वजह से हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन होना बहुत ज्यादा लाजमी है। इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द रिटेंशन ऑफ द फास्फोरस एंड कैल्शियम। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करता है, हमारे जिस्म के अंदर स्टोर करने में मदद देता है, या उनकी रिटेंशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इट ऑल्सो कॉजेज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। बहुत से हमारे जिस्म के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की बात अगर मैं करूँ तो कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हड्डियों को ताकतवर करने के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है, दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो इन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को रिटेन करना भी बहुत जरूरी है, जो कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का एक काम ये भी है कि कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम वगैरह को रिटेन करता है, उनकी रिटेंशन करवाता है जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज के, बोन्स के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट है? हमें पता है ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ करवाना, तो मतलब बोन्स की ग्रोथ करवाएगा, सॉफ्ट टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करेगा, कार्टिलेज बनाएगा। इट एक्ट्स ऑन कार्टिलेज एंड बोन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ, कि कार्टिलेज और बोन के ऊपर एक्ट करेगा उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, हड्डियां लंबी करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। इट इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करने की रेट को, उसकी रफ्तार को इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन की जो मोटाई है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। बच्चा पहले जो पैदा होता है तो वो बहुत नाजुक उसकी स्किन होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें ग्रोथ हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ
हार्मोन्स की मिकदार अगर नॉर्मल हो तो उससे जो स्किन जो है वो थिक होना शुरू होती है और स्किन जो है मजबूत होना शुरू हो जाती है। इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक लीवर एंड किडनी एटीसी। तो ये लीवर और किडनी की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन। ये सारे के सारे हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इट इंक्रीजेज मिल्क सेक्रेशन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हो तो उनके अंदर दूध की सेक्रेशन को भी इंक्रीज करता है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विच इज वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या काम है, किस किस में पाया जाता है, हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 136 है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज द हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हमने किसको डिस्कस किया? ग्रोथ हार्मोन। ये किसका हार्मोन था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन था। अब हम लोग बात करने लगे हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहां से रिलीज होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दोनों का फर्क पता चल गया ना, ये वाला इंटीरियर से, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन। ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा काम क्या था? ग्रोथ करवाता है, चाहे वो बोन हो, सॉफ्ट टिश्यूज हो या फैट मेटाबॉलिज्म हो, कहीं कोई इसके हमने सारे डिटेल में फंक्शन पढ़ लिया। अब वैसोप्रेसिन का मेन फंक्शन क्या होगा कि यूरिन प्रोडक्शन एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पेशाब के खारिज को कम करता है। ठीक है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड्स। इट्स हाफ लाइफ इज 18 to 20 मिनट्स। हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ पढ़ी थी विच इज 20 मिनट्स। अब हम लोग वैसोप्रेसिन की हाफ लाइफ देखें तो वो है 18 से 20 मिनट तक। ठीक है, इसके अलावा अमीनो एसिड 9 अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं। वैसोप्रेसिन के अंदर 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक ही हार्मोन का बना हुआ होता है। वो हार्मोन का नाम क्या है? 191 अमीनो एसिड वाला। ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसकी केमिकल नेचर कौन सी है? पेप्टाइड हार्मोन वाली है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। वैसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड बॉडीज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी नेफ्रॉन। हमारी जो किडनी है वो नेफ्रॉन्स की बनी है। नेफ्रॉन बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है जिससे हमारी किडनी बनती है। नेफ्रॉन लाखों की तादाद में नेफ्रॉन मिलते हैं तो किडनी बनती है। तो उस नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन ना हो तो यूरिन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और फिर वो बहुत बार बार आप लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है। वो किस वजह से होता है? वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन आपके जिस्म के अंदर सही मिकदार में मौजूद है तो वो क्या करता है कि वो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन मुकम्मल तौर पर सही मिकदार में करवाता है, जिससे आप लोगों को यूरिन प्रोडक्शन की एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन आप लोगों को नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गई है ना कि वैसोप्रेसिन का मेन फंक्शन क्या है? प्रिवेंट एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, की ज्यादा से ज्यादा यूरिन पेशाब को ज्यादा से ज्यादा खारिज नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? कि वैसोप्रेसिन जब हमारे जिस्म में होगा तो वो वाटर की एब्जॉर्प्शन हमारे जिस्म के अंदर करवाता जाएगा। ठीक है, It increases the permeability of the collecting tubules and ducts to water, increasing water absorption from the lumen of the collecting tubules and ducts। मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ, वही बात उन्होंने दोबारा कह दी है कि ये मुमकिन करता है पानी की एब्जॉर्प्शन को किसके अंदर? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, डक्ट्स वगैरह के अंदर। ठीक है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन कैन आल्सो रेज ब्लड प्रेशर बाय ब्रिंगिंग अबाउट कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द आर्टरियोल्स। अब एंटीडायूरेटिक हार्मोन का एक और काम हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, रेज कर देता है, बढ़ा देता है। वो कैसे? आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करके, आर्टरियोल्स को कंट्रैक्ट करके, उनको सुकेड़ के। ठीक है, इट कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ ऑल स्मूथ मसल्स इन द बॉडी सच एज GIT, बाइल डक्ट एंड यूट्रस। अब ये क्या करेगा? स्मूथ मसल्स हैं, कहाँ स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं? बाइल डक्ट के अंदर पाए जाते हैं, यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर पाए जाते हैं, GIT गैस्ट्रोवेस्कुलर इंटेस्टाइनल ट्रैक जो सा होता है उसके अंदर ये सारे के सारे जितने भी ट्रैक हैं, बाइल डक्ट वगैरह हैं, इनमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो उन स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। ठीक है, क्या करता है? स्मूथ मसल्स को, उन स्मूथ मसल्स में खिंचाव पैदा कर सकता है। क्या चीज? कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन हार्मोन। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ट्रेडिशनली थॉट एज अ फीमेल हार्मोन ड्यू टू इट्स रोल इन दी मिल्क इंजेक्शन। वैसे सोचा ये जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ औरतों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इस वजह से ऐसा सोचा जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन का सबसे बड़ा काम क्या है कि ये दूध की पैदावार करता है, ठीक है। इस वजह से लोग ये सोचते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ औरतों में पाया जाता है। हकीकत क्या, हाउएवर ओट इज रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग रोल्स इन मेल रिप्रोडक्शन, लेकिन हकीकत ये कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर इन आदमियों में, मेल्स के अंदर भी अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोवाइड करें तो उनमें भी एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। इट इज सेक्रेटेड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये वाला हार्मोन जो सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो सा मेल्स में से भी रिलीज हो सकता है और फीमेल्स में से भी रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इज बेस्ट नोन फॉर इट्स रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ। अब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका मेन किरदार मैंने ऊपर पहली लाइन में बता दिया कि सबसे बड़ा काम तो इसका ये होगा कि मिल्क इंजेक्शन, कि दूध की इंजेक्शन करवाता है, दूध को निकलवाता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा अहम किरदार इसका कहाँ है? दूसरा अहम किरदार इसका बच्चे की पैदाइश के दौरान भी इसका बहुत अहम किरदार है और बच्चे की पैदाइश के बाद भी इसका एक बहुत अहम किरदार है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज अ हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी जो सा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से से रिलीज होता है? पोस्टीरियर हिस्से से रिलीज होता है। तो ये आप लोगों को अभी याद हो गया होगा कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। लेकिन जो वेसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन है, ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसके पोस्टीरियर पार्ट से ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। इट इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग एन 8 अमीनो एसिड। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर अमीनो एसिड कितने हैं? इसके अंदर 8 अमीनो एसिड हैं। इट्स हाफ लाइफ इज अबाउट 6 मिनट। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है 6 मिनट्स तक, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 मिनट्स तक है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की हमने पढ़ी थी हाफ लाइफ 20 मिनट्स, वेसोप्रेसिन की हमने पढ़ी थी 18 to 20 मिनट्स, और जो ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ हमने पढ़ी है वो कितनी है? 6 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेक्चर आज का इधर तक ही है। अच्छा, नेक्स्ट एक है एक्शंस इन फीमेल्स, सॉरी लास्ट लाइन में भूल गई। इन फीमेल्स ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड यूट्रस। अगर औरतों में इसका एक्शन देखा जाए, किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर औरतों में है तो वो क्या काम करता है औरतों में? वो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर काम करता है। मेमोरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ से मिल्क इंजेक्शन होती है, तो उन पर डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन जाकर काम करता है। क्यों काम करता है उन पर जाके? ताकि मिल्क इंजेक्शन करवा सके, या फिर ये हार्मोन जो है यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है, बच्चादानी के ऊपर, ठीक है। इट कॉजेज इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। ये हार्मोन अगर मेमोरी ग्लैंड्स में मौजूद हैं तो वहां पे जाके क्या करते हैं? वहां पे जाकर मिल्क इंजेक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 137 पे, वहां पे भी है ऑक्सीटोसिन कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड हेल्प्स इन द इंपल्शन एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। दो काम फीमेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन के सबसे ज्यादा है। पहला काम ये कि दो काम करता है बेसिकली ऑक्सीटोसिन माँ के अंदर। वो क्या काम है कि मिल्क इंजेक्शन करवाता है, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करके मिल्क इंजेक्शन करवाता है। दूसरा काम ये कि यूट्रस की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, यूट्रस को सुकड़वाता है ताकि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो बाहर आ सके, ठीक है। इट इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट प्रियर टू डिलीवरी। डिलीवरी से थोड़ी देर पहले ये बहुत ज्यादा तादाद में निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है। एक्शन इन मेल्स, मेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? इन मेल्स मर्दों के अंदर दी रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब बहुत ज्यादा इजैकुलेशन हो रही होती है। इट फैसिलिटेट्स रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू यूरेथ्रा बाय कॉजिंग कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो रहा होता है उनके स्मूथ मसल्स को ऑक्सीटोसिन जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको सुकोड़ता है, जिससे स्पर्म्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। कहाँ से? यूरेथ्रा से, ठीक है। तो मेल्स के अंदर भी आप लोगों ने एक्शन पढ़ लिया, फीमेल्स के अंदर भी एक्शन पढ़ लिया। आप लोगों को तीनों हार्मोन्स की समझ आ गई है डिटेल में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद इंसुलिन वगैरह हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज।